भाइयों, हम आप सभी का भारत एग्री की खेती की पाठशाला में हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हमारा आज का विषय है मल्टी लेयर फार्मिंग के ऊपर, साथ ही जैविक खेती के ऊपर कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होती है, मल्टी लेयर फार्मिंग में कौन कौन सी फसलें हम लगा सकते हैं, साथ ही मल्टी लेयर फार्मिंग के फायदे क्या हैं और इनसे कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही किसान भाइयों, जैविक खेती, जैसा कि अभी हमारा जो टाइम है, इस समय पर रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किसान भाइयों बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। तो इन बीमारियां से सामना ना करना पड़े और ऐसी बीमारियां हमारे ऊपर हावी ना हो, तो उसके लिए किसान भाइयों को जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। जैविक खेती कर किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। साथ ही नेचुरल तरीके से उगाई गई सब्जियां हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इनमें किसान भाइयों को किस तरीके से कीट कंट्रोल करना है, उनमें कौन कौन से खाद उर्वरक घर पे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से टॉनिक घर पे तैयार कर अपनी फसलों की अच्छी वृद्धि कर सकते हैं और जैविक उत्पाद घर पे तैयार करके उन्हें मार्केट में अच्छे रेट पर कैसे बेच सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही किसान भाइयों, आज हमारे साथ विशेषज्ञ श्री हमारे साथ जो आज विशेषज्ञ हैं वो श्री आकाश चौरसिया जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैं और जो तिली गांव में रहते हैं और इनका एक बहुत बड़ा फार्म है जहां पर ये मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग में इन्होंने विशेष शोहरत और जो शोहरत है वो हासिल की है। साथ ही इन्होंने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं। साथ ही किसान भाइयों, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहेंगे। आकाश चौरसिया जी पिछले 15 सालों से खेती कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम पर लिए हुए हैं, जिनमें से कुछ अवार्ड के नाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। 2018 में ग्राम मित्र युवा नेशनल अवार्ड श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इन्होंने हासिल किया था। आउटस्टैंडिंग यंग प्रोफेसर अवार्ड 2019 में जेसीआई इंडिया नागपुर द्वारा इन्होंने हासिल किया था। रूरल आइकॉन यंग पर्सन अवार्ड इन्होंने स्टार समाचार भोपाल से हासिल किया था। साथ ही धरती मित्र नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता था ऑर्गेनिक इंडिया दिल्ली के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि अवार्ड नेशनल अवार्ड जो इन्होंने जीता था, वो भी आईसीआर जो पूषा हमारा है वहां से इन्होंने हासिल किया है। इन्होंने काफी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनके साथ ही इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं और किसान लाखों किसान भाइयों को ये ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही वेबिनार अटेंड करते हैं और उनके लिए मल्टीलेयर फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर विशेष परिचर्चा के साथ उन्हें साझा करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आप सभी से यहाँ पे निवेदन करूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हो वो आप यहाँ पर पूछें। और यहाँ पे मैं साथ ही आग्रह करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री आकाश चौरसिया जी को कि वो आए और अपने बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दें। इसके बाद हम अपना सत्र शुरू करते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले नंबर पूरी भारत एग्री की किसान की पाठशाला में पूरी टीम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट समय में जो है सभी किसान भाइयों के साथ जुड़ने का और हमारी बातचीत को सब भाइयों के साथ साझा करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इतने कम समय में ये आयोजन किया। इसलिए पुनः भारत एग्री की पूरी टीम को मैं से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सारे किसान भाई अभी यहाँ पर बातचीत को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, निश्चित ही हम लोग अगले 1 घंटे में कुछ ना कुछ एक सार्थक बातचीत करेंगे और हमारे जो अनुभव है कृषि में, वो अनुभव कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। मित्रों, 2011 में मैंने खेती के काम को चालू किया था और खेती के काम को करने के पीछे का मकसद था लोगों को अच्छा अन्न खिलाना, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना था और डॉक्टर बनने के बाद लोगों की सेहत ठीक करनी थी। तो मैंने सोचा कि सेहत ठीक करने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा और डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगी। तो उसी दरमियान मुझे लगा कि जो रूट है वो है, बीमारियों की रूट जो है खान पान है। जैसा अन्न खाते हैं वैसे मन होता है, जैसा हमारा मन होता है वैसे तन होता है, सारी चीजें खान पान से जुड़ी होती हैं। तो अच्छा क्यों ना हम अच्छा खान पान मतलब लेकर क्यों अपनी सेहत को पहले से ही हम गड़बड़ ना होने दें। तो ये विचार दिमाग में आया और इसी विचार ने हमें खेती करने पे प्रेरित किया और फिर 2011 में मैंने किसान बनने का एक संकल्प लिया।
शुरू में मैंने टमाटर की फसल से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे 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 करके इन 10 सालों में काफी इनोवेशन हमने फार्मिंग में किए हैं। और जिनमें मुख्य इनोवेशन एक तो मल्टी लेयर फार्मिंग है। हमने अपना खुद का फार्मूला इसमें तैयार किया कि कैसे हम एक ही जमीन पर एक साथ कई तरह की फसलें उगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने पानी को बचाने को लेकर फार्मूला तैयार किया, जिसमें एक किसान अपने 1 एकड़ भूमि से लगभग 30 लाख लीटर तक पानी को रिचार्ज कर सकता है और लगभग 4000 किलोग्राम मिट्टी बहने से रोक सकता है। फिर हमने फार्मूला तैयार किया कि कैसे हम अपने खेतों पर एक अच्छी बायोडायवर्सिटी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं और उसमें उत्पादन की बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं, तो बेशक हमारे पास वो सारे हथियार होना चाहिए जो जैविक खेती को सफल बनाने में चाहिए। तो जैविक खेती की एक उत्पादकता को मेंटेन करने के लिए हमें जैव विविधता अपने खेत जरूरी है, और उसके लिए आपको कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला तैयार किया है, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा के बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, और किस साइज के और किस डायरेक्शन में और किस हिसाब से पेड़ लगाने होते हैं, किसके साथ कौन सा पेड़ लगाना होता है, इस पर काफी वर्षों का गहरा अध्ययन है और वो फार्मूला हमने तैयार किया। फिर उसके बाद हमने विदेशी बीजों को बचाने का काम किया। हमारी लुप्त हो रही प्रजातियां कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम पैसा हमने देखा है किसान का बाजार में बीज के रूप में जाता है। अगर हम बीज स्वयं के बनाए, हमारे पूर्वज ये काम किया करते थे और बोया करते थे, तो उनको गुणवत्ता भी मिलती थी और वो टेस्ट और वो क्वालिटी और वो सारी चीजें मिलती थी, और खास उनका पैसा भी बाजार नहीं जाता था, उनको बीज के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था। तो हमने देसी बीजों पर काम किया और लगभग 60 के आसपास प्रजातियां हमने अनाज की, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल की देसी बीजों का बीज बैंक बना के किया हुआ है। फिर इसके बाद जो है म्यूजिक थेरेपी पर भी हम काम कर रहे हैं पिछले 6 वर्षों से, और गाना सुना के फसलों का उत्पादन बढ़ाया, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया। इस पर कई रिसर्च पेपर भी तैयार किए और आर्टिकल भी तैयार किए। तो ये भी एक इनोवेशन है। और उसके बाद फिर हमने लोगों को प्रैक्टिकली एजुकेट करने का भी बीड़ा हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो है ना कृषि का जो नॉलेज है वो धीरे धीरे करके विलुप्त होने की कगार पर है। हमारे फार्मर माइग्रेट हो रहे हैं, हमारे यूथ माइग्रेट हो रहे हैं, और यूथ अगर फार्मिंग में आने की सोच भी रहा है तो उसके पास स्किल्ड नहीं है, क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से खेती से अपने आप को हटा के रखा हुआ है, या हटा के मतलब हटा हुआ है। सो ओवरऑल बिना स्किल्ड के फार्मिंग नहीं होती है। तो इसके लिए हमने 7 दिन का 5 दिन का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम प्रैक्टिकली एक मैदान खेत में लोगों को हर एक स्टेप में खेती सिखा के और उनका स्किल तैयार करते हैं कि आप इस काम को इस ढंग से कर सकते हैं। तो 7 दिन में जो है वो व्यक्ति पूरी तरह से सीख, मैदान खेत में वो मॉडल बनाने में सक्षम होता है। तो इस तरह के ऐसे कई तरह के काम हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं सागर की धरती पर। अभी आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि हम मल्टीलेयर फार्मिंग और जैविक खेती कैसे करें, मतलब इसमें हमारा क्या अनुभव है। तो साथियों, मैं आपको अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो पिछले 11 वर्षों का है हमारा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं, तो जैविक खेती का मतलब ये है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो कई तरह की डेफिनेशन से हम इसको शायद जान सकते हैं, पर एकदम समझ में नहीं आती है बात। जैसे कि जानने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जीवों द्वारा की गई खेती जैविक खेती है। जानने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बिना कुछ डाले की गई खेती जैविक खेती है। जानने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जैविक खादों द्वारा की गई खेती जैविक खेती है। तो तमाम तरह की परिभाषाएं हैं जो जैविक खेती को जानने के लिए शायद पर्याप्त हो सकती है, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। समझने के लिए अगर हम वैश्विक एक परिभाषा का आपके संज्ञान में बात लाएं, तो अगर हम ये कहें कि जीवों द्वारा की गई खेती जैविक खेती है, तो एकदम परिभाषा सही है, परंतु इस बात से जैविक खेती हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि जैविक खेती प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है, और प्रकृति की वो व्यवस्था जिसमें आज तक हम लाखों वर्षों से विज्ञान के हम नए नए आविष्कार कर चुके हैं। हमने चांद पर अपना जीवन खोजने के लिए सारे सार्थक प्रयास कर लिए। हमने एरोप्लेन बना लिया, मोबाइल से लेकर टीवी पंखा से लेकर अपनी सुविधाओं के सारे यंत्र बना लिए। हमने टेक्नोलॉजी में और विज्ञान पर चरम पर काम कर लिया, लेकिन आज तक हम जो नेचर की व्यवस्था के पार्ट हैं उनमें आज तक
पाए। एक भी दुनिया में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है जो पानी को बनाती हो, दुनिया में एक भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है जो अनाज को बनाती हो, ना ही कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ना वो हवा को बनाती हो। तो हमारा जो अस्तित्व है वो भोजन, पानी और हवा के कारण है। और भोजन और हवा और पानी जो है ना, ये प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है, मतलब इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। और अगर हम जैविक खेती को भी संक्षिप्त में समझे तो यह भी प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है। तो प्रकृति की व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैविक खेती को अगर ढंग से समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि यह वो कार्य है जिसमें इंसान को कुछ नहीं करना होता है। अब सवाल ये है कि अगर हम इस बात को इस ढंग से समझें तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। फिर इतने सारे करोड़ लोग, इतनी सारी इंडस्ट्रियां और इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फिर क्या कर रहा है जब हमें किसान को ये नहीं करना है? तो साथियों, मैंने एक बहुत गहराई से चीज समझी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैविक खेती प्रकृति की व्यवस्था का पार्ट है और प्रकृति की व्यवस्था में असंख्य लाखों हर करोड़ों जीव कार्य करते हैं और इन जीवों के माध्यम से खेती होती है। सवाल ये है कि इन जीवों को हम कैसे काम ले पाते हैं, इनसे कैसे काम ले पाते हैं और कितना काम ले पाते हैं। तो आज की जो वर्तमान की स्थिति है, इस स्थिति में हम जीवों से काम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम ये डालेंगे तो ये प्रोडक्शन होगा, हम ये करेंगे तो ये काम होगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं भ्रम में हैं। हम लगातार ऐसा करके अपनी उलझन को और बढ़ाते जा रहे हैं और प्रकृति की व्यवस्था में लगातार हस्तक्षेप करके इसके तंत्र को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और पीछे से हम अपनी समस्याएं क्रिएट करते जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब जिस समय सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, एक समय था जब मैक्सिकन गेहूं हमारी कंट्री में आया था और रासायनिक खेती हमारे भारत में शुरू हुई थी। जब धीरे 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 करके हमने रसायनों का प्रयोग किया तो एक चरम पर एक स्थिति ऐसी थी जब 46 कुंटल हमने गेहूं देश में पैदा किया और गोल्ड मेडल लिया 1 एकड़ में। आज वही पंजाब जिसके पास ज्यादा से ज्यादा संसाधन है, ज्यादा से ज्यादा दवाइयां हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है, वैज्ञानिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी के संसाधन है, रोड से लेकर लाइट से लेकर सारी सुविधाएं हैं, और आज हम 25 कुंटल से ज्यादा की उत्पादन पे नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी विद्या में फॉल्ट है। तो हमें उसी विद्या से काम लेना चाहिए जो वर्षों से, लाखों वर्षों से लगातार चली आ रही है, और वो है नेचर की विद्या। और नेचर की विद्या में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को करने की हो, क्योंकि इंसान के करने के लायक जो ईश्वर ने काम सौंपा है या भेजा है वो ये है कि उसको जो पसंदीदा चीज उगानी है या पसंदीदा जो खेत में जो चीज चाहिए उसको वो उसके बीज डालने होते हैं। तो कुल मिला के जैविक खेती को अगर हम समझें या फिर शॉर्ट में समझे तो इतना ही है कि जीवों द्वारा काम से काम लेने के लिए आपको आवश्यक रूप से चाहिए कि आप उनका ख्याल रखें, उनकी सेहत के बारे में। इंसान का यही दायित्व है और हम सभी किसान भाइयों का यही दायित्व है, क्योंकि हमारे करने से खेती नहीं होती। अगर हमारे करने से होती तो शायद हम 46 कुंटल से आज कल्पना करते कि हम 100 कुंटल गेहूं 1 एकड़ में पैदा कर लें, और शायद हम फिर कर भी पाते क्योंकि ये हमारे हाथ में है। परंतु ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम 46 कुंटल से 25 पर आ गए और लगातार हम ये घटते क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे होने से तो नहीं हो रही है, तो जिसके होने से हो रही है हमें उसको करने देना चाहिए। ओवरऑल बात यही है, इस बात का पूरा निष्कर्ष यही है कि जो इस काम को कर रहा है उसको ही इस काम में सहयोग करें ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा पाए। तो जिस तरह से प्रकृति ने जीवों की रचना की है, इसमें हजारों नहीं लाखों प्रकार की प्रजातियां बनाई है। केंचुए को बनाया, मच्छर, मक्खी, तितली, भौरे से लेकर सांप, गोहेरा, बिच्छू, गाय, बैल, भैंस से लेकर तमाम तरह के लाखों जीवों को बनाया, और इन सारे जीवों को अपना अपना एक एक काम दे रखा है और सारे जीव अपने अपने काम में निरंतर कार्यरत है। इसलिए ये संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और जैविक खेती इसी व्यवस्था का पार्ट है। तो अभी तक हमने जो 11 वर्षों में सीखा है और समझा है कि अगर हम मिट्टी के अंदर जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं तो निश्चित ही है जैविक खेती में हम बहुत बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो जैविक खेती यही है, जीवाणुओं से काम लेना ही जैविक खेती। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि हमारे साथ में यहाँ पे काफी सारे किसान भाई जुड़ चुके हैं, तो मैं सभी किसान भाइयों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजेंद्र सुतार जी हमारे साथ जुड़े हैं, फूलचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद मालवी जी जुड़े हैं, बद्रीलाल भाई माली जी जुड़े हैं हमारे साथ, एंड भागवत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिंकू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, महेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एंड लोधी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुभम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सभी किसान भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि वह मल्टी लेयर फार्मिंग से संबंधित
और साथ ही साथ वह अपनी जो जैविक खेती है उससे संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पर पूछें। इन प्रश्नों को हम कुछ समय बाद साझा करेंगे और सभी किसान भाइयों के जितने भी प्रश्न होंगे एक एक करके सभी प्रश्नों का हम यहाँ पे जवाब देंगे। आज हमारे साथ में श्री आकाश चौरसिया जी हैं, जो कि मल्टीलेयर फार्मिंग के एक्सपर्ट हैं और जो कई सारी सब्जियां एक साथ एक ही जगह पर उगाकर काफी सारा प्रॉफिट कमाते हैं। साथ ही किसान भाइयों को काफी सारी ट्रेनिंग देते हैं। तो सर, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा, जो जैविक खेती की जाती है अभी, जैसा कि रबी सीजन शुरू हो रहा है, तो रबी सीजन में जैविक खेती के लिए खेत की तैयारी से लेकर उसमें जो बीज उपचार किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा खेती की तैयारी के बारे में और बीज उपचार के बारे में जानकारी देने की कृपा करें। देखिए, जब हम जैविक खेती करते हैं किसी भी मॉडल में या कोई भी फसल उगाते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जो हमने पूर्व में फसल ली हुई है उसके अवशिष्ट को खेत के अंदर डिस्पोज करें। क्योंकि अगर जो अवशिष्ट मिट्टी के अंदर है या खेत में है, अगर वो डिस्पोज नहीं हुए तो वो अगली फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक तो जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद फिर मिट्टी में ट्रीटमेंट मारते हैं। ट्रीटमेंट इसलिए मारना होता है क्योंकि जो प्रीवियस फसल लगी होती है उसमें जमीन जनित हो सकता है कि काफी बीमारियां हो, उनकी जड़ों में कोई ना कोई फंगल डिसीज हो या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, पैथोजन हो। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग 100 किलो चूने की डस्ट और 50 किलो नीम का पाउडर, अगर आपके खेत का आइडल पीएच है 6.5 से 7.5 के बीच में है तो 100 किलो आप चूने की डस्ट ले लीजिए और 50 किलो नीम का पाउडर ले लीजिए। ये ट्रीटमेंट का भी काम करता है और ऐसे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। सो बेसिकली जब हम चूना डालते हैं तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन तत्व बहुत अच्छे से काम करता है। लगातार के उपयोग से हमारी मिट्टी का चूना खत्म हो गया है, कैल्शियम तत्व खत्म हो गया है। तो जब हम चूना डालते हैं तो कैल्शियम की डिफिशियंसी तो पूरी होती है, साथ में जमीन के अंदर जितने भी पैथोजन होते हैं वो भी कंट्रोल होते हैं। और नीम पाउडर ऐड करते हैं तो उससे भी जमीन के अंदर के जो इंसेक्ट होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। और साथ में जो है ना एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो 100 किलो चूने का पाउडर और 50 किलो नीम का पाउडर मिक्स करके पूरे खेत में भुरक के और उसे जोत देना चाहिए। इस तरह से हमें पहले मिट्टी को तैयार करना चाहिए और के एक वेस्ट डिकम्पोजर आप स्वयं से बना के एक स्प्रे कर दीजिए। और वेस्ट डिकम्पोजर आप आसानी से खुद भी बना सकते हैं। उसमें 20 किलो गोबर देसी गाय का ताजा, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो उड़द की दाल का आटा और 2 किलो गुड़ और 1 किलो ईस्ट लेना होता है, जिसे बेकरी की दुकान पे आसानी से लिया जा सकता है, उसे हम खमीर भी बोलते हैं। और इन पांचों चीजों को मिला के 24 घंटा मिनिमम 48 घंटा अधिकतम रखने के बाद और इसमें थोड़ा ज्यादा क्लॉकवाइज घुमा के फिर मतलब 24 घंटे के बाद आप इसे पूरे खेत में पानी मिला के छिड़क के और फिर इसे वापस पलट दीजिए खेत में, मतलब जोत दीजिए। तो इसमें जो भी अवशिष्ट खेत में आपके पहले से होंगे वो सारे डिकम्पोज हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, पच जाएंगे। एंड फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट करके अगला अपना फसल की बुआई करिए। साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब आप मिट्टी को वापस पलटते हैं या डिकम्पोजर डालते हैं तो मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो एक स्प्रिंकलर लगा के आप नमी देके पहले मिट्टी के सारे जो भी अवशिष्ट हैं उनको डिस्पोज करिए। इसके बाद जो भी आप फसल लगा रहे हैं इसके बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मिट्टी के अंदर मान के चलो कोई इंसेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दीमक है, या फिर आपकी मिट्टी में चींटी है, चिंटे हैं, या इस तरह की कोई भी पक्षी भी होते हैं, कई बार मोरें भी होती हैं। तो ये हमारे मिट्टी के अंदर जो हम बीज डालते हैं उनको उठा के ले जाते हैं और फिर हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला अपना खुद का तैयार किया है अनुभव के बतौर मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। इसमें 2 लीटर गौमूत्र लेते हैं, 250 ग्राम धनिया पाउडर लेते हैं और 250 ग्राम मिर्ची का हरा तीखी मिर्ची का पाउडर लेते हैं। इन तीनों चीजों को आपस में घोल बना के और फिर बीज के ऊपर इसका लेप करके और फिर बीज को बोते हैं। तो गौमूत्र एक एंटीबायोटिक का काम करता है, धनिया पाउडर जो है ना एक एंटी फंगल का काम करता है और मिर्ची जो है ना इंसेक्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। कोई भी जो कीड़ा होता है वो बीज को खा नहीं पाता और ना ही कहीं ले जा पाता है। तो इस तरह से ये फार्मूला काफी कारगर होता है। हमने देखा अक्सर चना फट जाता है, उसमें फंगल डिसीज आती है, तो धनिया पाउडर उसके लिए बहुत सपोर्ट करता है। ये उकटा की बीमारी जनरली काफी बढ़ती जा रही है। इसका बीज उपचार करने से ये उकटा हमने काफी हद तक कंट्रोल करते हुए देखा है प्रैक्टिकली। तो इसका उपयोग किसान भाई हमारे कर सकते हैं बीज उपचार का, और ये बहुत सहज है, हमारे पास घरों में ये सब चीजें आसानी से होती हैं।
बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया बीज उपचार के लिए किसान भाई घर पर ही गौमूत्र, धनिया और मिर्च का पेस्ट तैयार करके उससे बीज उपचार कर और बुवाई कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान जी तरीका है सर, और ये किसान भाई अगर घर पे अपनाएंगे तो इनसे बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छे तरीके से अपनी फसलों का संरक्षण कर सकते हैं। जी साथ ही यहाँ पे जी। हमारे साथ में बहुत सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पंकज पनवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बबलू श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया मोटवानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दाता राम जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों से यहाँ पे हम निवेदन फिर से करना चाहेंगे कि अपने सारे प्रश्न यहाँ पर चैट बॉक्स में डालते जाएं। ये सारे प्रश्नों का जवाब आपके लिए आज हमारे मुख्य अतिथि आकाश चौरसिया जी आपको देंगे। और जो भी खेती से संबंधित आपकी समस्याएं हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग है, ऑर्गेनिक खेती है, इसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए उसके बारे में आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो यहाँ पर सर आपने बताया कि बीज उपचार की ये विधि हो गई है, इसके अलावा जैसे कि ट्राइकोडर्मा ब्रिडी हो गया या स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस हो गया है, तो इससे भी किसान भाई बीज उपचार कर बुआई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर किसान भाई ये जो आपने अभी घोल बताया है तैयारी करने के लिए, और इसमें अगर उन्हें ज्यादा टाइम लगता है या किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? ट्राइकोडर्मा ब्रिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचार कर 2 घंटे छांव में सुखाकर इसके बाद उसकी बुआई करनी चाहिए। साथ ही यदि उनको रासायनिक तरीके से उपचार करना है, यदि कोई किसान भाइयों को लगता है कि जैविक तरीके से थोड़ा कंट्रोल करने में दिक्कत जाती है, तो वह रासायनिक तरीके से यदि उपचार करना चाहते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा किसान भाइयों को। धानुका कंपनी का बीटावैक्स कार्बोक्सिम 37.5% प्लस थीरम 37.5% 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार कर बुआई कर सकते हैं। इससे अपनी बीजों को क्षति होने से बचा सकते हैं और अच्छा स्वस्थ अंकुरण पाएंगे और स्वस्थ फसल होगी। साथ ही हमारे साथ में नितिन पटेल जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों से फिर से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर अपने सभी प्रश्न कमेंट बॉक्स में डालते जाएं। ये सारे प्रश्न आपके सारे कंसीडर किए जाएंगे। अभी हम मल्टीलेयर फार्मिंग के ऊपर आते हैं। तो मल्टीलेयर फार्मिंग क्या होती है सर, और इसे करने में कितना प्रॉफिट कमा सकता है किसान भाई, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसी समाधान है जो किसान के पास हर तरह की समस्या को मतलब एक मंच पे पूरा कर देता है। या अगर हम मल्टीलेयर फार्मिंग को बहुत कम शब्दों में समझें, तो जैसे शहरों में जगह कम पड़ती है तो हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के कम जगह में ज्यादा लोगों को रहने की व्यवस्था तैयार की। ठीक उसी तरह से जब हमारे खेतों खलिहानों में, गाँव में जगह बंटवारे लगातार होते गए, जमीन का टुकड़ा प्रति व्यक्ति कम होते गया, तो अब हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं हमारे हिंदुस्तान में जो लगभग 2 से 5 एकड़ जमीन के रकबे पर अभी खेती कर रहे हैं, और आने वाली एक पीढ़ी के बाद शायद उनके पास आधा एकड़ या पौना एकड़ जमीन बचेगी। तो ऐसे में हम क्या करें कि अपने उत्पादन को या अपने उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ में अपनी आजीविका को उस आधा एकड़ जमीन से चला पाए। तो मल्टीलेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हमने 2014 में तैयार किया, और इस कॉन्सेप्ट में हम अपने फार्मूले पर फार्मिंग करते हैं, जिसमें हम पौधों को अपनी समझ के अनुसार, जैसा कि बदल रहा है, हमने इस बात को समझा कि क्लाइमेट का असर हमारे इंसानों पे जैसा पड़ता है, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों पे भी पड़ता है। तो हम इसमें एक वातानुकूलित घर तैयार करते हैं पौधों को, फसलों को उगाने के लिए, और इसमें हम जमीन के अंदर एक फसल को लेते हैं, जमीन के सरफेस पर एक अलग फसल को लेते हैं, फिर जो हमने शेड स्ट्रक्चर तैयार किया है उस पर हम एक लता वाली फसल को लेते हैं, फिर उसी जगह पर हम 15 बाई 15 के डिस्टेंस पर पपीता है, सहजन है, चीकू है, इस तरह की कोई एक फल वाली फसल भी लगा के हम स्ट्रक्चर के ऊपर उसको ले जाते हैं। तो इस तरह से करके हम 4 फसलें एक अलग ही मतलब तरीके से उगाते हैं, और इनका सबका फ्लोर अलग अलग होता है। सबसे टॉप फ्लोर पर पपीते की फसल होती है, थर्ड फ्लोर पर हमारी लता वाली फसल होती है, सेकंड फ्लोर पर हमारी पत्ती वाली सब्जी होती है, और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली सब्जी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हमें करने की जरूरत क्या है, और ये होगी कैसे। करने की साथियों जरूरत इसलिए है, पहली बात तो मैंने आपसे कही कि जमीन लगातार हमारे पास कम होती चली जा रही है। कम जमीन का हमारे पास ज्यादा उत्पादन करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो हमें बेशक शहरों में जैसे हमने एक के ऊपर एक फ्लैट बनाए, ऐसे ही हमें खेतों में भी आज नहीं तो कल ये काम करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक फसल उगानी पड़ेगी। तो इसलिए कम जमीन में अगर आपको बेहतर उत्पादन या अपनी आजीविका चलानी है तो लेयर फार्मिंग करना चाहिए।
दूसरा इसका बड़ा कारण है कि अगर आपके पास पानी की समस्या है और कम पानी है आपके पास, और या आपके पास खेती बड़ी है और थोड़ा पानी है, तो थोड़े पानी में भी या पानी को बचाते हुए कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, इसमें मल्टी लेयर में आप 70% तक पानी की बचत करते हैं। तो अगर पानी की कमी है तो भी आपको ये काम करना चाहिए। तीसरा, अगर आप खरपतवार से परेशान हैं तो भी ये काम करना चाहिए। आज हम बीज बोते हैं, हमने अनुभव देखा है, किसान बीज जैसे बोते हैं खेत में घास उगाती है, और घास के लिए फिर हमें बेशक हमें खर्चा करना पड़ता है। तो इसमें हम पत्ती वाली जो सब्जी बोते हैं ये पूरा मल्चिंग का काम करती है, तो हमें इनकम भी हो जाती है और मल्चिंग का काम हो जाता है, तो हमारी घास भी नहीं होती है। तो अगर हमें खरपतवार से नियंत्रण करना है तो मल्टीलेयर फार्मिंग को अपनाना पड़ेगा। अगर हम अच्छा चाहिए तो भी लेयर फार्मिंग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक प्रोटेक्टिव तरीके से कल्टीवेशन होता है इसमें, जिसे हम संरक्षित खेती भी कहते हैं। और इसमें हम पूरी तरह से पौधों के लिए एक घर बनाते हैं, जिस घर में आसानी से कीड़े बाहर के हमारे खेत के अंदर नहीं आ पाते। तो 70% के आसपास हमारी जो है कीड़ों की कंट्रोलिंग होती है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। फिर पांचवा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हमारे लिए आज जैविक खेती करने के लिए सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो ये कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध नहीं है। लेकिन मल्टीलेयर फार्मिंग में अगर आपके पास कम भी जैविक खाद है तो कम जैविक खाद में भी आप इसमें काम कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा, एक और सबसे बड़ा जो इसमें हमारे लिए नुकसान है, या कहने चाहिए हमारे सामने जो नुकसान है, वो है क्लाइमेट चेंज का। बदलती जलवायु परिवर्तन में हम अपनी फसलों को कैसे सुरक्षित करें। तो अगर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से आपकी फसल खराब होती है तो आपको मल्टीलेयर फार्मिंग करना चाहिए। तो इतने ढेर सारे कारण हैं जिसके कारण आपको मल्टीलेयर फार्मिंग करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कम जमीन में ज्यादा उत्पादन लेना, कीड़े कंट्रोल करना, खरपतवार कंट्रोल करना, पानी की बचत करना, और क्लाइमेट का बुरा असर रोकना, और खाद की कमी में भी काम करना। तो इतनी सारे तरह की समस्याएं एक मंच पर मल्टीलेयर आपको सुविधा के तौर पर आपको ये समाधान करके देता है। अब इसे करना कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले नंबर तो एक हम वातानुकूलित शेड तैयार करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, और सबसे पहले नंबर 2 इंच की गहराई पर एक कंद वाली फसल को लगाते हैं। जब कंद वाली फसल जमीन के अंदर होती है 2 इंच की गहराई पर, तो उसके सरफेस पर हम कोई पत्ती वाली सब्जी बोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंद वाली फसल लगभग 2 महीने के आसपास में ऊपर आएगी, तब तक उसके ऊपर घास उगेगी। तो घास ना उगे उसके लिए हम पत्ती वाली सब्जी, मेथी, पालक, धनिया, चौलाई, इस तरह की सब्जियां जो है ना हम जमीन के सरफेस पर अधिक मात्रा में, घनी मात्रा में बो देते हैं, ताकि खरपतवार नहीं निकलती। घनी मात्रा में बोने से पूरी पत्तियां आपस में सटी रहती हैं, तो सूर्य का प्रकाश मिट्टी पे नहीं पड़ता, तो पानी इवापोरेट होने से रुक जाता है, जो 70 से 80% तक होता है। तीसरा फायदा ये होता है कि हम जड़ समेत इस पत्ती वाली सब्जी को निकालते हैं, तो इनकम का रूटीन हमारा बना रहता है, डेली बेसिस पे हमें पैसे आते हैं। और साथ में जब पौधा हम उखाड़ के बाजार में बेचते हैं तो बेशक हमारी मिट्टी उखड़ती है, और मिट्टी उखड़ती है तो निदाई गुड़ाई का भी खर्चा हमारा मीट आउट हो जाता है। मतलब निदाई गुड़ाई के लिए हमें कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 3 बड़े फायदे हमें पत्ती वाली सब्जी बोने से होते हैं। फिर जो हम ढांचा ऊपर तैयार करते हैं, तो उस ढांचे का 100% इस्तेमाल करते हुए हम एक लता वाली फसल उसमें लगा देते हैं। वो लता वाली फसल उस मंडप पर जाकर फैल जाती है, और बेशक हमें तीसरी फसल के रूप में उत्पादन लगातार वो देती रहती है। चौथा बेनिफिट इसमें ये है, चौथी फसल के रूप में हम पपीता या सहजन या चीकू की फसल लगाते हैं, जो 15 बाई 15 पे होती है, और शेड के ऊपर निकल के जाके वो फलती है। तो इस तरह से एक ही जमीन पर अलग अलग स्तर पर सबकी जड़ें भी अलग अलग होती हैं। अगर हम जड़ों के स्तर की बात करें तो जमीन के सरफेस से लेकर 2 इंच की गहराई तक हमारी पत्ती वाली सब्जी की जड़ होती है, और इसके नीचे 2 इंच के नीचे हमारी कंद वाली फसल की जड़ें होती हैं, जो 9 इंच तक जाती हैं। फिर इसके बाद हमारी लता वाली फसल की जड़ें होती हैं, जो 2 फीट तक जाती हैं। फिर उसके बाद पपीता या सहजन या जो भी हम फल वाली फसल लगा रहे हैं, उसकी जड़ें 2 फीट से लेकर 2.5-3 फीट तक गहराई तक डेप्थ में जाती हैं। तो कुल मिला के हर एक फसल का जड़ों का स्तर अलग अलग होता है। कोई फसल जमीन के ऊपरी सतह से भोजन को लेती है, कोई फसल जमीन के थोड़ी सतह से, फिर और नीचे, फिर और नीचे, और इसी तरह से हम ऊपर भी इनको उगने के लिए अलग अलग फ्लोर अलाट करते हैं। तो ये एक डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको हमने 2014 में अपने फार्मूले के साथ में तैयार किया, और इस फार्मूले को हम पूरे देश के किसानों के साथ साझा कर रहे हैं, और आज सफलतापूर्वक विधि को अपना के अपनी इनकम को 4 गुना करके और अपने खर्चे को 4 से 5 गुना कम करके टोटल प्रॉफिट 7 से 8 लाख रुपए तक इसमें आराम से निकाला जा सकता है, अगर आप पूरा मन से, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे वक्त देकर काम करते हैं तो।
तो इसमें अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए, पत्ती वाली सब्जी लगभग आपको 50,000 से 1 लाख रुपए आसानी से 4 महीने के पीरियड में देके चली जाती है। लता वाली फसल आपको 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से साल भर में देके चली जाती है। जो फल वाली सब्जी होती है या फल जो होते हैं हमारे, वो 50 से 1 लाख रुपए तक का रिटर्न आसानी साल भर में दे जाते हैं। और कंद वाली फसल जो होती है वो लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का रिटर्न हमें एक मुश्त पैसे के रूप में दे जाती है। तो कुल मिला के इसमें तीनों तरह की इनकम होती है। एक तो रनिंग इनकम जो हमें लगातार डेली बेसिस पर मिलती है, जिससे हमारे जेब खर्चे निकलते हैं। फिर हमें कुछ मिलती है कैश इनकम, जो हमें लता वाली फसल या फल वाली फसल से वीकली या फिर 15 दिन में एक बार मिलती है, जो हम सेविंग के रूप में उसको सेव कर सकते हैं। और तीसरी हमें एफडी के रूप में कंद वाली फसल के रूप में मिलती है, जो हम इकट्ठा निकाल के और इकट्ठा बेचते हैं। तो कुल मिला के हमें रनिंग पैसे मिल रहे हैं, कैश में पैसे मिल रहे हैं और एफडी में पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम फार्मर सोचे कि अगर हम इनकम का अपना बेसिस डेली बेसिस पे भी तैयार करें, कुछ 15-20 दिन या महीने भर में भी आए और कुछ एक मुश्त भी आए, तो ये बहुत बड़ा एक आविष्कार होगा। और खासकर ये छोटे किसान के लिए तो रामबाण औषधि का काम करता है। जिनके पास आधा एकड़ जमीन बची है, पौना एकड़ जमीन बची है या 1 एकड़ जमीन बची है, और वो अपने 3 से 4 लोगों के परिवार के साथ में अपनी आजीविका एक सम्मानजनक तरीके से चलाना चाहते हैं, तो मैंने देखा है कि अगर एक किसान अगर आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन का भी मालिक है और वो पूरे पेशेंस के साथ 10 घंटे इसमें काम करता है, जैसे हम बाहर जाके नौकरी 10 घंटे करते हैं और 10,000 15,000 रुपए घर में लेके आते हैं महीने भर में, अगर हम ये 10 घंटे यहाँ पर अपने खेत में लगातार देते हैं, तो शायद मुझे लगता है 2 लोगों को आप एक रोजगार भी दे पाएंगे। और 10 घंटे की मेहनत से आप लगभग 30 से 50,000 रुपए तक महीने की एक सम्मानजनक आमदनी इसमें से अर्न कर सकते हैं और समाज को एक विषमुक्त अन्न खिला सकते हैं और समाज को एक स्वस्थ जो भारत का एक कल्पना है उसमें अपनी सहभागिता भी निभा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने जो जानकारी दी यहाँ पे मल्टी लेयर फार्मिंग के ऊपर, वो बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही आशाजनक है कि किसान भाई आराम से 7 से 8 लाख रुपए 1 एकड़ क्षेत्र से एक ही समय पर कैसे कमा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारे किसान भाई जुड़े हैं। प्रिया मोटावानी जी फिर से इन्होंने प्रश्न किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दाताराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, रौनक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, अरसू खान जी जुड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ भागवत पटेल जी जुड़े हैं। मैं सभी किसान भाइयों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो खेती बाड़ी से संबंधित, मल्टी लेयर फार्मिंग से संबंधित और जैविक खेती से संबंधित अपने सभी प्रश्न यहाँ पे साझा करें। हम आपके सभी प्रश्न यहाँ पे नोट कर रहे हैं और सभी प्रश्नों का यहाँ पे हम एक एक करके उत्तर देंगे। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो यहाँ पे अपने अपने प्रश्न पूछते जाएं, जिससे कि हम आपको सारे प्रश्नों के आंसर एक साथ सभी किसान भाइयों को देंगे। तो सर, जैसे आपने बताया कि किसान भाई यदि 1 एकड़ क्षेत्र में मल्टी लेयर फार्मिंग वो भी जैविक तरीके से करता है, तो उसकी जो लागत है वो 4% कम और 4 गुना तक अधिक उत्पादन वो ले सकता है और अधिक लाभ के साथ में बहुत ज्यादा उत्पादन के साथ अपनी जीविका अच्छे तरीके से सुधार करके व्यापक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ये तो वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। और जो मॉड्यूल आपने तैयार किया है मल्टी लेयर फार्मिंग का, एक साथ एक समय में 4-4 फसलें लगाकर किसान भाई इसमें अपना घर खर्च, अपनी सेविंग और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी सेविंग कर सकता है और अधिक उत्पादन ले सकता है। तो सर, अब हम यहाँ पे किसान भाइयों के जो प्रश्न है वो लेना शुरू करते हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पे काफी सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो उनके प्रश्न इस प्रकार से हैं। नितिन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनका पहला प्रश्न है, क्या जैविक तरीके से पपाया में विकास रोक सकते हैं, सॉरी वायरस रोक सकते हैं? वायरस, उनके पपीते में वायरस आ गया है जो कि लीफ कर्ल वायरस होता है, तो उसे जैविक तरीके से किस तरीके से रोका जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी, नितिन भाई का स्वागत है। उनका सवाल बहुत सार्थक है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक पहले तो हमें एक, अगर आप जैविक किसान हैं या खेती करना चाहते हैं तो आप चाहिए, और मैनेजमेंट ये कहता है कि आप पहले मिट्टी के पोषण पर ध्यान दें। मिट्टी का संतुलित आहार और संपूर्ण किया हुआ है तो बीमारी बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें लगती है। बीमारी तब लगती है, जैसे हम बीमार कब पड़ते हैं, जब हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी होती है या हम कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं तो कमजोर आदमी को पहले बीमारी लगती है, मजबूत आदमी को बाद में बीमारी लगती है या उसको लगती नहीं है। तो मिट्टी के अंदर अगर हमने संपूर्ण पोषण और संपूर्ण आहार दिया
हुआ है, कंप्लीट डाइट और संतुलित डाइट दी हुई है, उसको जो तत्व चाहिए वो सारे तत्व हमने जैविक तरीके से मिट्टी दिए हुए हैं, तो पौधा हमेशा मजबूत पैदा होगा और मजबूत पौधे में बीमारी नहीं आएगी। तो एक तो ये पॉइंट हमें अपनाना चाहिए, इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें देसी बीजों का प्रयोग करना चाहिए, और तीसरा ये है कि प्रिवेंटिव हमें प्रिकॉशंस फॉलो अप करना चाहिए। तो अगर 3 फॉलो अप करते हैं तो शायद बीमारी तक आप पहुंच ही ना पाए, लेकिन अगर बीमारी आ गई है और वायरस जैसी अगर समस्या आपके खेत में है तो इसे कंट्रोल निदान किया जा सकता है। कुदरत ने हर समस्या का हमें समाधान इस पृथ्वी पर भेजा है। ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है इस संसार में जो हमारे लिए या पौधों के लिए कभी आवश्यक हो और वो इस प्रकृति में ना हो। तो साथियों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप दो देसी गाय की अगर छाछ आपके पास अवेलेबल है और वो लगभग 60-70 दिन पुरानी है, तो 2 लीटर देसी गाय की छाछ और उसमें 13 लीटर पानी मिला के आप अगर लगातार स्प्रे 3 बार लगातार 4-4 दिन के अंतराल से करते हैं तो वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। पपीते के भी वायरस को, मिर्ची में जो लीफ कर्व आता है, टमाटर में जो लीफ कर्व आता है, इस तरह की जो डिसीज होती है उन सभी को आप देसी गाय की छाछ से स्प्रे करके कंट्रोल ले सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने पूर्व में 2-3 बातें बताई हैं, आगे से आप इन सारी बातों का ख्याल रखिए तो आपको काफी हद तक इस समस्या के नजदीक जाने से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, आशा करते हैं निखिल पटेल जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसमें मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपके लिए कि देसी गाय का छाछ, जिसे हम मट्ठा और ताक भी बोलते हैं, वो आप लीजिए, 60 से 70 दिन पुराना होना चाहिए, और 2 लीटर ताक जो है आपका छाछ है उसे 13 लीटर पानी में मिलाकर 15 लीटर की टंकी से उसका 4-4 दिन के अंतराल पर 3 बार स्प्रे कीजिए, तो इस समस्या से आप पूरा निवारण कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ में यहाँ पे ठाकुर सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़े हैं। तो इनका प्रश्न है सर कि प्याज के बीज कब हम बो सकते हैं, अभी रबी की प्याज लगाना चाहते हैं ये, तो उसकी बुआई कब कर सकते हैं? देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम डेट की बात करें तो डेट से हम लोग नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तिथियों के अनुसार चले जाएं, मतलब अपनी ग्रह नक्षत्रों के पोजीशन के हिसाब से चले जाएं, तो हमारा विज्ञान ये कहता है, हमारा मतलब जो है, जो ये कहता है कि नवरात्र स्टार्ट होते ही आप ये काम कर सकते हैं। तो हल्की सी जैसे ही नवरात्र स्टार्ट होती है तो हल्की सी मौसम में ठंडक आ जाती है और इस समय में आप अभी बीज बो सकते हैं। अभी ये सबसे सही समय चल रहा है और अभी से लेकर 1 महीने तक, बल्कि 1.5-2 महीने तक भी आप नर्सरी डाल सकते हैं। पर सबसे जो सही समय है वो अभी से लेकर अगले 15 दिन के बीच में सबसे अच्छा वक्त होता है, जब आपके बाजार में प्याज आती है तो एक अच्छे दाम आप ले पाते हैं। जी जी, आशा करते हैं ठाकुर सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यहाँ पर हमारे साथ अगले किसान भाई हैं भागवत पटेल जी। भागवत पटेल जी का प्रश्न है कि उनकी जो बैंगन की फसल है उसकी फसल में, मतलब बैंगन की फसल में फल कम आ रहे हैं और लग नहीं रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई जैविक टॉनिक बता सकते हैं क्या, जिससे कि उनकी बैंगन की फसल में फल आना शुरू हो जाए? देखिए, ये 2 कारण से हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि बैगन के पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही, उसको सारा पोषण मिट्टी से ना मिल रहा हो, तो आप सारे पोषण को देने के लिए आप मटका खाद का प्रयोग करें। मटका खाद में 20 केजी देसी गाय का गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो सरसों की खली, 2 किलो गुड़, इन 5 चीजों को आके एक प्लास्टिक के, मिट्टी के बर्तन में या लोहे के भी बर्तन में आप मिक्स करके 5 दिन तक कपड़े से मुंह बांध के रखिए छाया में, और फिर थोड़ा सा पानी 5 दिन के बाद इसमें डाल के क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए। इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट और वो सारे बैक्टीरिया हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। तो जब आप इसको फिर क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमा लिया तो आप इसमें और ज्यादा पानी मिला के आप अपने खेत में पानी के साथ बहा दीजिए इसको। तो इससे क्या होगा कि बैगन के पौधे में ग्रोथ अच्छी आएगी, ब्रांचिंग आएगी और फिर फूल और फल आना भी चालू हो जाएंगे। और पीछे से, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, बैगन का पौधा हमको नहीं बोल पा रहा कि हमें किस चीज की कमी है, तो हम अपने अंदाज से ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर तो ये कि हम ग्रोथ पे फॉलो अप करें, ये ग्रोथ की वजह से नहीं आ रही है। दूसरा ये कि अगर फूल आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या झड़ जा रहे हैं, इस तरह की कोई डिफिशियंसी हो, तो ये पौधे की हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण होता है, और ये जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। तो इसके लिए हमें देसी गाय का ताजा दूध आपको आधा लीटर लेनी है, उसमें 50 ml आप
शहद मिला दीजिए ओरिजिनल वाली, और उसको अच्छा से घोल के 15 लीटर पानी के साथ में आप 2 स्प्रे देंगे तो आपके पौधे में चमक भी अच्छा आ जाएगा, ग्रोथ भी आ जाएगा इससे, और फूल भी आने लग जाएंगे, और अगर झड़ रहे होंगे तो रुक जाएंगे, फल अधिक बनने लग जाएंगे और चमक भी आ जाएगी। तो इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय बहुत सरल है। आप अगर मटका खाद भी नहीं दे सकते हैं तो इसका स्प्रे का उपाय आप कर लीजिए, और अगर मटका खाद भी दे देते हैं तो संपूर्ण आपको समाधान इन दोनों उपायों से मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने जो जानकारी दी वो वाकई में बहुत अच्छी जानकारी है। किसान भाई जैविक तरीके से किस तरीके से अपने पौधों की बढ़वार कर सकता है, अधिक मात्रा में फल फूल ला सकता है और अच्छा उत्पादन कैसे ले सकता है। आशा करते हैं भागवत पटेल जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यहाँ पर यदि आपको ये कठिनाई हो रही है इसमें करने में और आप ये करने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं रासायनिक बताना चाहूंगा आपके लिए। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो उसके लिए आपको जिब्रेलिक एसिड 0.001% ये आपको लेना है 25 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो भी आपकी फसल में अच्छी शाखाएं आएंगी, फूल फल आएंगे और उत्पादन अच्छा होगा। साथ ही हॉर्मोन्स की यदि यदि डिफिशियंसी है, कमी है, तो उसके लिए आप इसमें अल्फा नेप्थलिक एसिडिक एसिड 4 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर उसका स्प्रे करेंगे तो भी आपकी फसल में अधिक मात्रा में फूल फल आएंगे और अच्छा उपज मिलेगी। यहाँ पर हम अगला प्रश्न लेते हैं प्रिया मोटावानी जी का। उन्होंने पूछा है कि प्याज के साथ हम कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं। देखिए, अभी प्याज के साथ में हम लोग अंतर्वर्तीय फसलें कर सकते हैं, और दूसरा कोई मॉडल नहीं है जिसमें प्याज के साथ और कोई फसलें लग पाए। लेयर फार्मिंग में भी आप कर सकते हैं, पर दो दो फसलों के साथ में किया जा सकता है, पर वो इस समय पे नहीं किया जा सकता है। वो फरवरी के मॉडल में आप कर सकते हैं, परंतु अभी आप अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली के अंतर्गत आप इसमें कर सकते हैं। प्याज के साथ बहुत सारी फसलें की कॉम्बिनेशन हैं। आप चाहें तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना, हम अंतर्वर्तीय फसलों में प्याज की कॉम्बिनेशन की लिस्ट आपको भेज देंगे कि प्याज के साथ ये फसलें लग सकती हैं। फिलहाल हम इतना आपको यहाँ पे बता सकते हैं, प्याज के साथ में जो है हम लोग बैगन लगा सकते हैं, प्याज के साथ में हम लोग मिर्ची लगा सकते हैं, प्याज के साथ हम लोग टमाटर लगा सकते हैं। ये तो हो गई आपकी ये वाली फसलें जो सब्जी वाली फसलें हैं। अगर हम अनाज वाली फसलों में जाएं तो प्याज के साथ हम लोग जो है अपना अगर आपके पास टपक सिंचाई की व्यवस्था है और इंटरक्रॉपिंग के आपके पास बेड हैं, तो फिर आप एक बेड पर आप अपना चना की फार्मिंग कर सकते हैं, एक बेड पर अपनी प्याज की फार्मिंग कर सकते हैं। सो अगर वेजिटेबल में जाना है तो अलग कॉम्बिनेशन है, अनाज में जाना है तो अलग कॉम्बिनेशन है। तो दोनों तरह फिर, लेकिन अनाज में शर्त ये हो जाती है कि आपको पानी देने की रिक्वायरमेंट दोनों फसलों के लिए अलग अलग होती है, तो आपको पानी अलग अलग मेंटेन करना होता है। जैसे चने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत है, प्याज के लिए लगातार पानी की जरूरत है। फिर इसके बाद आप मटर के साथ में भी ऑनियन को लगा सकते हैं, अपने सरसों के साथ भी ऑनियन को लगा सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, जो आपको सूट करें वो आप हमारे नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप करके और लिस्ट बुलवा सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया प्याज के साथ में ये टमाटर, मिर्च, बैंगन, इसके अलावा जो इन्होंने क्यारियां बनाई हुई हैं उन क्यारियों की मेड़ों पर ये लगाकर अच्छे तरीके से अधिक उत्पादन ले सकती हैं। साथ ही इसमें ये गोभी की फसल भी जो है वो प्याज की जो क्यारियों की मेड़े हैं जो पार होती है उसके ऊपर लगाकर भी ये अपना अधिक उत्पादन ले सकते हैं। मूली, गाजर भी वहां पे लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकती हैं। आशा करते हैं प्रिया जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दाता राम जी का फिर से हमारे पास प्रश्न आया है, जैविक तरीके से पपाया की खेती के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि जैसे जैविक तरीके से अगर खेती करना है तो पपीता में कौन कौन से खाद दे सकते हैं बढ़वार के लिए और कौन कौन से तरीके से उसके रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मुख्य जो रोग होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो लीफ कर्ल वायरस होता है और दूसरा होता है तना गलन। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कृपा करें। जी, सबसे पहले नंबर तो अगर आपको पपीता पूरी जैविक तरीके से करना है तो सबसे पहले मिट्टी को उपचार करना पड़ेगा पहले, और 100 किलो चूना पाउडर और 50 किलो नीम का पाउडर डाल के आप मिट्टी को पूरी तरह से उपचारित कर लीजिए, उसमें उसको मिक्स कर दीजिए। और फिर आपको इसमें कंपोस्टिंग करना पड़ेगी। तो कंपोस्टिंग आपको 3 तरह की लेनी है। एक तो नॉर्मल कंपोस्ट जो हमारी 5 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से होगी, अगर हम इसको वजन में कैलकुलेट करें तो 10 टन पर एकड़ के हिसाब से नॉर्मल पची हुई गोबर की काली कलर की खाद चाहिए हमको। फिर दूसरा हमको चाहिए वर्मी फॉस खाद, जो फॉस्फेट का विकल्प होगी, डीएपी का विकल्प होगी, जो गोबर और फॉस्फेट और केचुए से हम लोग बनाते हैं, तो वो चाहिए पर एकड़। फिर तीसरा चाहिए नमक और कचरे से बनी हुई पोटास खाद, जिसमें हम 500 किलोग्राम
के आसपास का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारे फार्म पे जो भी कचरा होता है, उस कचरे में प्रति 100 किलो प्रति किलो नमक मिला के और उसको कंपोस्ट करते हैं और फिर 500 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे के लिए मैक, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम चाहिए होता है, जो जैविक के रूप में हम ये विकल्प के रूप में ये डाइट डाल के मेंटेन करते हैं। तो 10 टन पर एकड़ आप नॉर्मल कंपोस्ट, 2 टन पर एकड़ वर्मी फास्ट और 500 किलोग्राम आप पोटास युक्त खाद, ये तीनों खाद मिला के आप पूरे खेत में उसको मिक्सचर बना दीजिए और फिर जाके आप रोटावेटर से उसको प्रेस करके और फिर रिज बेड बनाइए। बिना रिज बेड के आप इसमें नहीं करोगे काम। रिज बेड बना के फिर आप पपीते की पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए और फिर पौधे को आप ट्रांसप्लांट करिए। तो 8x6 की जो सेटिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। रो से रो आप 8 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं और प्लांट टू प्लांट 6 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं और जिगजैग तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। फिर आती है इसमें बीमारी की जो बात, इसमें बाद में हमें कौन कौन से खाद दे रही है। तो बेसल डोज में हमने दे दिया। जैसे ही हमने पपीता ट्रांसप्लांट किया और उसके 15 से 20 दिन के बाद हम मटका खाद, जो अभी हमने आपको बताया है, ये मटका खाद लगातार आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल से पानी के साथ घोल घोल के अगर देते जाएंगे तो पौधे भी अच्छी होगी और उसके साथ में उसकी पत्तियां, कलर, टेस्ट, शाइनिंग, फूल, फल सब बढ़िया मेंटेन होके आएगा। और फिर अगर फल की आपको ये लग रहा हो कि प्रोटीन कम हो रही, तो दूध और शहद का आप प्रयोग करके उसकी फल भी बढ़ा सकते हैं। और रही बात बीमारी की, तो बीमारी में सबसे जो आपने बताया कि एक तो सड़ गलन का रोग आता है, उसे आप चूना से कंट्रोल कर सकते हैं और छाछ सकते हैं। तो बेशक आप इसमें 2 लीटर छाछ ले लीजिए, भले तो 20 दिन पुरानी भी हो तो भी चल जाएगी, और 100 ग्राम उसमें चूना ले लीजिए। और ये दोनों जो है ना, जब आप घोल देते हैं तो ये प्रॉपर एंटी फंगल का काम करते हैं और फंगस जनित बीमारी पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये आप जड़ों तक इनको स्प्रे के माध्यम से पहुंचा दीजिए तो जड़ जनित रोग इससे कंट्रोल होता है। और ऊपर अगर आपको लीफ कर्ल या पीलापन या इस तरह का कोई शिकायत आती है तो उसके लिए छाछ का आप इस्तेमाल करें। 60 से 70 दिन पुरानी 2 लीटर छाछ और 13 लीटर पानी मिला के आप स्प्रे करेंगे तो लगातार आपका पौधा बढ़िया बना रहेगा, वायरस नहीं आएगा और फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो इस तरह से आप बेसल डोज, ट्रीटमेंट, मटका खाद, रिच बेड और स्प्रे, ये 3-4 चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो पपीते की खेती को अच्छे से जैविक तरीके से किया जा सकता है और 30 से 40 किलो तक प्रति पौधा आराम से उत्पादन लिया जा सकता है। कोशिश करें आप देसी बीजों के साथ में काम करें तो और अच्छे से फसल को हम उत्पादन में ला सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने जो जैविक तरीके से पपीते की खेती के बारे में बताया वो वाकई में बहुत अच्छी चीज है। इस तरीके से यदि किसान भाई पपीते की खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने मल्टीलेयर फार्मिंग से संबंधित या अदर फसलों की से संबंधित अपने सारे प्रश्न यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाएं, तो हम एक एक करके सभी प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे और सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पे हम सभी को देंगे। आज हमारे साथ में विशेषज्ञ आकाश चौरसिया जी हैं, जो कि विभिन्न अवार्डों से नवाजे गए हैं और सराहनीय है कि इन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हैं और ये बहुत बड़े तरीके पे खेती करते हैं और काफी सारे किसान भाइयों को वहां पे जानकारी उपलब्ध कराते हैं और बहुत सारा प्रोडक्शन में ये बढ़ाने की सहायता के लिए किसानों की सहायता करते हैं और अच्छा जानकारी प्रोवाइड करते हैं। आशा करते हैं दाता राम जी आपको पपीते की खेती के बारे में जानकारी मिली होगी और आपको ये पसंद आया होगा। हमारे साथ में रौनक कुमार जी हैं, तो रौनक कुमार जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्रश्न है, गोभी के साथ हम कौन सी फसल लगा सकते हैं? अभी गोभी का ट्रांसप्लांटिंग चल रहा है और अगले आने वाले महीने में नवंबर तक चलता रहेगा, तो इसके साथ में ये कौन कौन सी फसल लगाकर अच्छा उत्पादन और डबल उत्पादन ले सकते हैं सर? देखिए, गोभी में भी हम लोग अंतर्वर्तीय फसलों में ही जा सकते हैं। सो इसमें एक कंद वाली फसल है, जैसे मूली है, गाजर है, गांठ गोभी भी ली जा सकती है इसके साथ में, या फिर जो आपका प्याज है, इस तरह की फसलें भी ली जा सकती हैं। या फिर आप इसमें जो है क्या नाम से अपना ये भी ले सकते हैं, गाजर वगैरह है, मूली वगैरह है। अगर आप इंटरक्रॉपिंग में जाते हैं तो सहजन वगैरह की भी क्रॉप उसमें बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बैठती है, तो सहजन वगैरह भी कर सकते हैं, पपाया वगैरह भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी फसलें हैं। अगर आप वेजिटेबल में कर रहे हैं तो बहुत सारी रेंज है, लेकिन अगर आप ग्रेन्स में जाते हैं तो उसमें गोभी के साथ में और कोई आप फसल नहीं ले सकते हैं क्योंकि होता है। लेकिन वेजिटेबल में काफी बड़ी रेंज है। आप इसकी लिस्ट आप मुझे बुलवा सकते हैं और आसानी से आपको सैकड़ों फसलें मिल जाएंगी जिसके साथ में गोभी हो सकता है, तो आप वो सब उगा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी रौनक जी। हम आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा और आप संतुष्ट होंगे।
यहाँ पर हमारे साथ में अरसू खान जी जुड़े हैं। अरसू खान जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानना चाहते हैं कि टमाटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहते हैं कि टमाटर की फसल इस समय ये करना चाहते हैं तो उसकी फसल कैसे करें, और उसके लिए जो वायरस आता है उसमें और जो रस चूसक कीट आते हैं उसे कैसे नियंत्रित करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगी, और नर्सरी के लिए आप लेट होते जा रहे हैं तो इमीडिएटली आप पहले तो नर्सरी डाल दीजिए। और खेत की तैयारी और बाकी सारी चीजें जो मैंने अभी बताई पपीते की फसल के लिए, वहां तक तो आपको सेम प्रोटोकॉल फॉलो अप करना है। और फिर जाके इसको ट्रांसप्लांट करना है तो 1.25 फीट पे आप 3 फीट का गैप और 2 फीट चौड़ा बेड बनाइए। उस बेड पे आप डबल रो में प्लांटेशन करिए, जिगजैग तरीके से। 1.25 फीट पौधे से की दूरी रखिए, रो से रो 5 फीट की दूरी रखिए। और उसके ऊपर फिर आप बैम्बू लगा के उसकी स्टैकिंग भी कीजिए, तार बांध के। सो नीचे से आप जमीन से लगभग बांस गड़ा दीजिए आप बेड पर 6-6 फीट के अंतर से, और फिर उनमें आपस में तार बांध दीजिए। और लगभग 1-1, 2-2, 1.5-1.5 फीट पे आप तार बांधते जाइए, और फिर सुतली के माध्यम से तारों पर पौधे को ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो ये तो आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पर जहां तक इसमें बीमारियों की बात आती है तो जैसे लीफ कर्ल है, लीफ कर्ल में सबसे कारगर जो दवा होती है वो छाछ होती है। फिर इसके बाद अगर रस चूसक आते हैं, क्योंकि इसमें माइट, थ्रिप्स, सफेद मच्छर और मकड़ी, ये चीजें बहुत आती है रस चूसक कीड़ों के रूप में। और रस चूसक कीड़ों के लिए आपको फार्मूला जो अपनाना पड़ेगा वो एक तो आप नीम और करंज का तेल का इस्तेमाल करें। अगर आप रेडीमेड चाहते हैं कि जी तुरंत हमारे पास उपलब्ध हो, तो 100 ml के आसपास नीम का तेल और 80 ml के आसपास आप करंज का तेल, दोनों को आपस में मिला के और प्रॉपर उसको चाहे तो एक छोटा सा थोड़ा सा शैम्पू में आप उसको डिजोल्व कर दीजिए, जो हम बालों में लगाते हैं। या वॉशिंग पाउडर से भी आप उसको नीम ऑयल को डिजोल्व कर सकते हैं, ताकि वो पानी में घुलनशील अवस्था में आ जाए, अन्यथा वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। और फिर जब हम इसको 15 लीटर पानी में घोल देंगे एंड फिर आ जाके आप पूरा स्प्रे कर सकते हैं फसल के ऊपर, तो इससे रस चूसक कीड़े कंट्रोल होते हैं। फिर इसके अलावा भी एक और फार्मूला है जिसमें हम 7 तरह की पत्तियों का काढ़ा बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है। उसमें नीम की, करंज की, धतूरे की, सहजन की, सॉरी सीताफल की, और आपकी श्वेतार की पत्तियों को लेकर और नीम की पत्तियों को लेकर 21 दिन तक मूत्र में हम लोग गलाते हैं। और गलने के बाद जो अर्क बनता है, उन पत्तियों का आधा लीटर अर्क और 14.5 लीटर पानी में मिला के रस चूसक कीड़ों को कंट्रोल करते हैं। तो एक विधि ये है। दूसरी विधि है नीम और आपका पास करंज का ऑयल होना चाहिए, तो इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने जो जानकारी दी, आशा करते हैं आशु खान जी आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। इसलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ रौनक कुमार जी जुड़े हैं। इनका प्रश्न है, बैंगन की खेती के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहते हैं कि अभी बैंगन की ट्रांसप्लांटिंग कब कर सकते हैं और कितनी दूरी पर कर सकते हैं। देखिए, बैगन को ट्रांसप्लांट करने का सही वक्त अगस्त 15 के बाद से चालू होता है। या तो आप इसको जून में लगा लीजिए, या तो फिर जुलाई के महीने को रुककर फिर अगस्त 15 के बाद जब बारिश थोड़ी छटने लग जाती है तब ट्रांसप्लांट करिए। और अभी भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर आपके पास नर्सरी है तो। अभी लगभग नवंबर स्टार्टिंग तक आप इसे लगा सकते हैं। और पर नर्सरी तैयार हो तब, क्योंकि ज्यादा ठंडी आ जाएगी और फिर आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगा पौधा। फिर आपको फरवरी में लगाना चाहिए। तो अगर नर्सरी तैयार है तो इमीडिएटली आप लगा दीजिए। और इसके लिए भी आपको बेड पैटर्न सेम रखना पड़ेगा जो हमने टमाटर के लिए प्रोटोकॉल फॉलो करना है। कंपोस्टिंग वगैरह जो हमने पपीते में की थी वही सेम कंपोस्टिंग आपको एक आइडल डोज देते हुए करना पड़ेगी। और रिच बेड बनाना पड़ेगा, थोड़ा हाइटेड बेड बनाइए। लगभग 1 से 1.25 फीट ऊंचा बेड बनाइए, 2 फीट चौड़ा बेड बनाइए, बीच में 2 फीट का से लेकर 3 फीट का आप निकलने का रास्ता छोड़ सकते हैं। और 2-2 फीट पर आप लगाइए। और इसमें सबसे जो ज्यादा तरह से परेशान करने वाली बात आती है वो होते हैं स्टेम बोरर। इसमें स्टेम बोरर की शिकायत आती है। जो फल छेदक होते हैं, तना छेदक भी होते हैं कीड़े, इनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास 7 दिन पुरानी देसी गाय की छाछ होना चाहिए। तो वो आज से ही आप रखना अपने स्टॉक में चालू कर दीजिए। और उसी में आप तो 250 ग्राम हरी तीखी मिर्च मिला देंगे एकदम पीस के, और 50 ग्राम लहसुन मिला देंगे। तो ये स्टेम बोरर के लिए एक रामबाण औषधि होती है। आप लगातार इसका हर 15 दिन या 10 दिन के अंतराल से स्प्रे जाएंगे तो स्टेम बोरर आपके लिए कंट्रोल होगा। और रस चूसक कीड़े जो सेम प्रोटोकॉल है टमाटर के लिए वही सेम इसमें फॉलो अप करेंगे। तो माहू है, मकड़ी है, थ्रिप्स है, माइट है, और सफेद मच्छर है, हरा मच्छर है, ये सारे कंट्रोल इससे पक्के हो जाएंगे।
बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने। आशा करते हैं रौनक जी आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, उत्तर जानकर आप संतुष्ट रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास में फिर से जुड़े हैं कि बबलू श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी ये आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप समय समय पर किसान भाइयों को इसी तरीके से जानकारी उपलब्ध कराते रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी कि आप इतने कीमती समय निकालकर यहाँ पर सेशन ज्वाइन किया और आपने धन्यवाद दिया इसके लिए। यहाँ पर निखिल पटेल जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं सर, आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर सुरेंद्र राजपूत जी ने आपके लिए धन्यवाद कहा है सर कि आपने जो जानकारी दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर फिर से मैं सभी किसान भाइयों से फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि वो खेती से संबंधित अपने सारे प्रश्न यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करते जाएं, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी बताते जाएंगे। प्रवीण के गौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो जानना चाहते हैं ऑर्गेनिक यूरिया कैसे प्रिपेयर करें। ऑर्गेनिक तरीके से जो पौधों की बढ़वार के लिए जो टॉनिक तैयार किया जाता है वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए, प्रवीण जी का बहुत जबरदस्त सवाल है और ये सभी किसान भाइयों के लिए आवश्यक है। इसके लिए हम दो तरीके अपनाते हैं प्रवीण जी। पहला तरीका तो ये कि गोबर में देखिए भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है, लेकिन हम उस गोबर का उपयोग नहीं करते हैं, वो दुरुपयोग में चला जाता है और उसकी सारी नाइट्रोजन खत्म हो जाती है। नत्रजन एक ऐसा एलिमेंट है जो मूवेबल फर्टिलाइजर में आता है, ये मूव हो जाता है। गाय ने गोबर किया और लगातार एवापोरेशन होना चालू हो जाता है, उसमें से मीथेन निकलती है, मीथेन के साथ में नाइट्रोजन की गैस निकल जाती है, गैस फॉर्म में होता है वो। तो हमें क्या करना चाहिए कि गाय के गोबर को कलेक्ट करके एक पिट में डालना चाहिए या तो फिर एक टंकी में डालना चाहिए और उसका लिक्विड जो है ना अलग निकाल लेना चाहिए। तो बेसिकली उसमें जो मॉइस्चर होता है, सो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप सबसे पहले नंबर उसको गोबर गैस में डाल दीजिए। गोबर गैस से आप अपना मीथेन उसमें से निकाल दीजिए और जो सैलरी बनती है उस सैलरी को आप एक छन्ने में डाल के आप उसका जो लिक्विड है, जो पानी है, वो पानी आप उसको कलेक्ट कर लीजिए और वो पानी में भरपूर मात्रा में नत्रजन होती है और आप उस नत्रजन को पानी में मिला के, ज्यादा पानी में मिला के आप अपने खेतों में पानी देने के जो तरीके होते हैं, चाहे तो स्प्रिंकलर हो चाहे तो फ्लड इरिगेशन हो, उसके साथ में मिला के आप पानी में इसको चला सकते हैं। तो लगभग 500 लीटर अगर इस गोबर के अर्क को आप अगर पानी के साथ चलाते हैं तो यूरिया की जो एक कमी है वो पूरी इससे हो जाती है। दूसरा विकल्प हम लोग इस्तेमाल करते हैं एजोला ग्रास का। एजोला ग्रास एक तरह से समुद्री एल्गी है और इसको आप उगा सकते हैं खुद से अपने खेत में। छोटी सी अर्ध छायादार जगह में पेड़ की छाया के नीचे आप आधा फीट गहरा खड्डा खोदिए, 4 फीट चौड़ा, 10 से 12 फीट लंबा, और पतली पॉलीथिन बिछा के उसमें 4 इंची पानी भरिए। उसमें 2 किलो खेत की मिट्टी, 2 किलो चूना और 2 किलो ताजा गोबर या तो पची हुई खाद मिला के और उसमें एजोला की सीड छोड़ दीजिए। वो सीड मल्टीप्लाई होता जाता है। आप उस सीड जब मल्टीप्लाई होने लग जाए तो 250 ग्राम आप सीड को लीजिए और मिक्सी में उसको ग्राइंड करके उसका बिल्कुल पेस्ट बना दीजिए और 15 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे कीजिए। तो नत्रजन की जो कमी हमारे पौधों में होती है उसकी रिक्वायरमेंट जो है इससे पूरी होती है और बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है, चमक अच्छी आती है पौधे में और नत्रजन की जो आवश्यकता है वो पूर्ति होती है। बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया सर आपने। आशा करते हैं प्रवीण कुमार गौर जी आपके लिए आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप संतुष्ट होंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक प्रश्न आया है दीप माला वैश्य जी का। नमस्ते सर जी, नया किसान किस फसल से शुरुआत करे, सब्जी की फसल से या अनाज वाली फसल से, और मल्टी लेयर से सीधा शुरुआत करें या पहले 1 या 2 लेयर से शुरुआत करें। देखिए, मल्टी लेयर का मतलब ये होता है कि फिर चाहे उसमें 2 लेयर करो 3 लेयर करो। हालांकि ये बात अलग है कि मल्टी लेयर में अभी 4 लेयर में एक साथ में नहीं जाना चाहिए। पहले 2 लेयर में अपना हाथ आजमाना चाहिए, फिर 3 लेयर में और 4 लेयर में। सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, भाई के लिए भी जिन्होंने सवाल किया है, कि अगर आप नए हैं, आपको खेती में कोई अनुभव नहीं है और आप खेती में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं या इसमें सफल होना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करना चाहते हैं, तो सभी के लिए हमारा आग्रह यही है कि वो पहले अनाज वाली फसलों में इंटर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग वाली फसलों से शुरुआत करें। क्योंकि अनाज वाली फसलों में मैनेजमेंट कम लगता है, बीमारियां कम लगती हैं और आसानी से ये फसलें हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो मॉडल हमने तैयार किया है, जो लोग नए हैं उनके लिए शुरू करने के लिए, अरहर की खेती के साथ में हल्दी की मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग के साथ में शुरू किया जा सकता है, जो आपको एक मुफ्त आपको एक रिटर्न भी दे देगी और इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको खाद, बीमारी
मैनेजमेंट या फिर समय देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हफ्ते में एक दिन का भी वक्त आप देते हैं तो भी इन फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है, और बहुत कम खर्चा भी इनमें लगता है, और समय भी कम देना पड़ता है, और बीमारियां भी कम आती हैं। तो एक 3 से 4 महीना 5 महीना काम करने के बाद एक अच्छा खासा आपके पास अनुभव होता है, और एक आउटपुट के रूप में एक आपके पास कुछ ना कुछ इनकम होती है, जिससे आपको आगे काम करने में उत्साह भी बनता है और एक हिम्मत बढ़ती है। तो पहले इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग टाइप के मॉडल पे जाके, वो भी अनाज वाली फसलों में, चाहे तो आप इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग में कोई एक मसाले वाली फसल जैसे अदरक है, हल्दी है, कचूर है, या इस तरह की कोई एक फसल ले सकते हैं। अदरवाइज कंद वाली फसल भी ले सकते हैं, ग्रीन ऑनियन, ग्रीन गार्लिक, या फिर जो है अरबी जैसी फसलों को भी लिया जा सकता है। और एक सफलतापूर्वक 6 महीने के बाद फिर जब आपके पास अनुभव आ जाए, कुछ रिटर्न आ जाए, फिर आप जाके लेयर फार्मिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, आशा करते हैं दीपमाला जी आपके लिए आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप इस प्रश्न का उत्तर पाकर संतुष्ट होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न और है सुनील श्रीवास्तव जी का। आकाश जी, मटका खाद बनाने की विधि को एक बार फिर से बताने की मेहरबानी करें। तो मटका खाद किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी किसान भाई जानना चाहेंगे सर। जी सुनील जी, मटका खाद जो है नाइट्रोजन का भी एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, और इसे किसान आसानी से खुद घर पे बनाया जा सकता है। बहुत सस्ता और सरल फार्मूला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी के लिए साझा करना चाहता हूँ इस फार्मूले को। आप या तो मिट्टी का बर्तन लीजिए या प्लास्टिक का ड्रम ले लीजिए। लोहे के बर्तन को छोड़कर किसी भी धातु के बर्तन में इसे बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि कपड़े से इसको मुंह ढक के रखना है 5 दिन तक, छाया में रखना है बर्तन, धूप नहीं पड़ना चाहिए, और बर्तन लोहे को छोड़कर किसी भी धातु या प्लास्टिक का होना चाहिए या मिट्टी का होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर इसमें देसी गाय का ताजा गोबर हम 20 किलो लेते हैं। फिर देसी गाय का ताजा या पुराना 20 लीटर गौमूत्र लेते हैं। फिर इसी में हम 2 किलो उड़द की दाल का आटा लेते हैं, जो ब्लैक कलर की दाल होती है। साउथ में, सामर में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें 2 किलो हम पुराना गुड़ लेते हैं, और 2 किलो लेते हैं सरसों की खली। सरसों की खली मस्टर्ड के कहलाती है अंग्रेजी में। सरसों का तेल निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है, खली बोलते हैं, उसको 2 किलो लेना है, और इसमें 2 किलो गुड़ लेनी है। तो 5 तत्व हमें एक साथ में मैश करके उस बर्तन में भर के और कपड़े से मुंह ढांक के छाया में 5 दिन, और 5 दिन तक रखने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिला के आप लकड़ी से उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 मिनट तक, और फिर उसमें ज्यादा पानी ऐड करके आप अपनी फसल में जो भी आपके पास तरीका है पानी देने का, उसके साथ में आप इसको घोल के फसल की जड़ों तक पहुंचा दीजिए। और ये काम आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल में वेजिटेबल वाली फसलों में, सब्जी वाली फसलों में, या 15 से 20 दिन के अंतराल से अनाज वाली फसलों में आप रिपीट करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी समय समय पर पौधों में ये पूरी करता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी को ये पूरा करता है, और साथ ही साथ पौधे की वृद्धि और फूल और फल आने के लिए ये बहुत ही सहायक होता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने। रौनक कुमार जी ने आप, सॉरी माफी चाहेंगे, और आशा करते हैं सर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सुनील श्रीवास्तव जी, और जो मटका खाद की विधि है वो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो इसका वीडियो लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे, तो वहां पे देख के आप अच्छे तरीके से मटका खाद घर पे तैयार कर इसका उपयोग करके आप अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर रौनक कुमार जी ने आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, जो आपने उनको आंसर दिया था उससे वो संतुष्ट हैं। दीप माला जी आपके प्रश्न से संतुष्ट है, थैंक यू सर जी बोला है। साथ ही आरसू खान जी ने भी आपके लिए धन्यवाद बोला, और उन्होंने पूछा है कि करेले की उन्नत खेती करने के लिए अभी तो सीजन, माफी चाहेंगे आरसू खान जी, जो अभी समय है हमारा वो रबी का सीजन शुरू हो रहा है। इस समय पे यदि आप करेले की खेती करते हैं तो सर्दी की वजह से उसमें बढ़वार नहीं होती है उचित तरीके से, और प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आती है, और पाला पड़ने की समस्या ज्यादा होती है। तो इसलिए इस समय पे आप करेले की खेती ओपन फील्ड में करेंगे तो आपको उसमें फायदा कम होगा। तो इसके लिए आप या तो समर में कर सकते हैं या खरीफ में कर सकते हैं, तो उससे आप अधिक लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे सर हमारा जो समय था वो समाप्त हो चला है, और यहाँ पे हमारे साथ जितने भी किसान भाई जुड़े उन सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आपके काफी सारे प्रश्न किए हैं। हम इनके प्रश्न सभी प्रश्न सम्मिलित नहीं कर पाए हैं। अगले सत्र में हम सभी किसान भाइयों के प्रश्न सम्मिलित करेंगे, और सभी किसान भाइयों को यहाँ पे जो उन्होंने कमेंट करके उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनको उस पर रिप्लाई करके उनके सारे आंसर दिए जाएंगे।
और यहाँ पे हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं श्री चौरसिया जी कि आप अपना कीमती समय निकालकर किसान भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी के लिए और पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी न किसी एक्सपर्ट को और किसानों के बीच में एक की भूमिका में आप काम कर रहे हैं। निश्चित ही ये भूमिका किसानों की आमदनी को और आत्मनिर्भर बनाने में बहुत हेल्पफुल होगी, और इस तरह के प्रयास ये बहुत ही रचनात्मक और सृजनात्मक प्रयास हैं। तो आपके प्रयास धन्यवाद, और जितने भी किसान भाई जिज्ञासा को लेकर जुड़े थे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं आप इसी तरीके से समय समय पर आकर किसान भाइयों को इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे और उनके साथ साक्षात्कार करके उनके सभी प्रश्नों का और उनको नई तकनीक के बारे में जानकारी देते रहेंगे, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और उनकी लागत कम होगी और फायदा अधिक होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। यहाँ पर सभी किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने यदि भारत एग्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वह उसे डाउनलोड करें, यदि डाउनलोड किया है तो उसे अपडेट करें और अपडेट करके भारत एग्री की सुपर सेवा का लाभ लें, जिसमें आपके लिए भारत एग्री की जो सुपर सेवा है उसमें सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से घर बैठे आपकी फसल की स्थिति देखने की, उसमें लगने वाले रोग कीटों की जानकारी एग्री डॉक्टर आपको घर बैठे बताएंगे, उसमें पोषक तत्वों की कमी या उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आ रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, इसमें आपकी लागत 20% तक कम होगी और उत्पादन आपका 2 गुना तक होगा। इसके लिए आप भारत एग्री की सुपर सेवा अपनाएं। और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।